हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू किया हुआ है। अभी से पहले हमारे इस चैप्टर पर 14 लेक्चर्स हो चुके हैं। रिसेंट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। उनमें से हमने एक टाइप को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया है विच इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और हमने उसकी दो टाइप्स आगे पढ़ी थी, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। डाउन सेल में हमने प्रिपेयर की थी सोडियम मेटल और नेल्सन सेल में हमने प्रिपेयर की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, आपको तमाम लेक्चर्स वहां से बआसानी मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक और टाइप जिसको आप बोलते हैं गैल्वानिक सेल। राइट, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके लिए आपको एक आउटसाइड एनर्जी सोर्स रिक्वायर होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको आउटसाइड एनर्जी सोर्स जो कि बैटरी की फॉर्म में आप प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका केमिकल रिएक्शन अक्कर हो सके। इसी तरह जो दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो है गैल्वानिक सेल। अब गैल्वानिक सेल को, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है गैल्वानिक सेल की। राइट, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डिटेल से इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को देखेंगे। राइट, अब गैल्वानिक सेल क्या होता है? गैल्वानिक सेल एक ऐसा सेल होता है इन विच spontaneous reaction take place to generate electric current। राइट, कि ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का हम लोग इस चैप्टर के पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं। राइट, अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या, कौन सा रिएक्शन होता है जो कि खुद ब खुद अकर होता है विदाउट एनी आउटसाइड एनर्जी सोर्स। ठीक है, टेक प्लेस टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इस पे अभी हम आते हैं इसकी डिटेल पे। ये आपको गैल्वानिक सेल की डायग्राम नजर आ रही है। गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्कर होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है। इट मींस कि ऐसा सेल जो कि आपकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, दैट इज नोन एज गैल्वानिक सेल। राइट, अब हम इसकी आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको यहां पर दो हाफ सेल्स नजर आ रहे हैं। राइट, एक ये हाफ सेल नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है दूसरा हाफ सेल। ठीक है, अब होता क्या है, इस हाफ सेल में एक एनोड होता है जिंक का। ठीक है, और अगर जिंक का एनोड आप यूज कर रहे हैं देन जिंक का ही कोई भी सॉल्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं। यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं। ठीक हो गया। दूसरे हाफ सेल में अगर आप देखें, कॉपर का आप कैथोड यूज कर रहे हैं। राइट, तो जिस मेटल का आप कैथोड यूज कर रहे हैं उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, उसी मेटल का साल्ट बेसिकली यूज करना है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहां पर कॉपर सल्फेट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप एक्सटर्नल इसका सर्किट देखें, दरमियान में आपको ये V लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मींस कि यहां पर ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या बताएगा आपको, वोल्टेज बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर इसी तरह एक और चीज आपको नजर आ रही है, यहां पर साल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको। ठीक है, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है। ठीक है, जिसके अंदर आप सैचुरेटेड सॉल्ट आपने रखा हुआ होता है। इसकी भी डिटेल पे आते हैं। राइट, जब मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा आपको देन हम सारे की डिटेल देखेंगे। अभी ये जस्ट हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने तीन चीजें देखी, जिंक का एनोड,
जो कि डिप्ड हुआ हुआ है जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में, राइट। इसी तरह कॉपर का कैथोड जो कि कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में डिप हुआ हुआ है, राइट। इसी तरह जो थर्ड चीज है वो है वोल्ट मीटर, दरमियान में कनेक्टेड है। और जो फोर्थ चीज है वो क्या नजर आ रहा है आपको, साल्ट ब्रिज नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो पहली चीज है वो है जिंक एनोड डिप्ड इन 1 molar solution of जिंक सल्फेट, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज कॉपर का कैथोड है, वो किसमें डिप्ड है, इन 1 molar solution of कॉपर सल्फेट, ठीक हो गया। इसी तरह जो थर्ड चीज मैंने आपको बताई वो क्या है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। जो फोर्थ चीज मैंने आपको बताई वो है यू शेप्ड ट्यूब, जो बेसिकली क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। राइट हो गया। अब यहां पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूं। पहली चीज यहां पर नजर आ रहा है आपको जो जिंक का एनोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड है। डिटेल में इसकी आते हैं, बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट्स ने रट्टा मारा हुआ होता है, याद किया हुआ होता है, या उन्हें यही पढ़ाया जाता है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, राइट। इसी तरह कैथोड जो होता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, या वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, राइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी अपने ये बात क्लियर कर दी थी कि एनोड और कैथोड की ये डेफिनेशन रॉन्ग है, ठीक है। एनोड और कैथोड की डेफिनेशन आपने कैसे प्रिपेयर करनी है कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, ठीक है, या एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन अकर होती है। इसी तरह कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे होते हैं, या कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पर रिडक्शन अकर हो रही होती है, राइट। तो ये डेफिनेशंस हैं एनोड और कैथोड की। अब इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया और पॉजिटिव चार्ज कैसे आया ये मैं आपको आगे बताता हूं जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे, राइट। एक तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड चीज है वो यहां पर मैंने आपको बताया है कि जिंक के एनोड जो है वो डिप्ड हुआ है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। अब ये 1 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है, आप चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़कर आए हैं, ठीक है। इसके उसमें आपने एक टर्म पढ़ी मोलैरिटी, राइट। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का आपने पढ़ा कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in dm cube, ठीक हो गया। मोलैरिटी को आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, या जिसको आप लीटर्स भी बोलते हो, ठीक है, क्योंकि 1 डीएम क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के, राइट। सो इस तरह आप मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। अब 1 मोलर का क्या मतलब है, 1 मोलर का ये मतलब है कि जो जिंक सल्फेट आपको नजर आ रहा है इसका मोलर मैस आप कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे जिंक का जो मैस होता है वो 65 होता है, सल्फर का 32 होता है, और 4 ऑक्सीजन है जिसका मैस बनेगा 64। अगर आप इनके मैसेज को ऐड कर देंगे देन जो ओवरऑल मैस बनेगा वो 161 ग्राम बनेगा, राइट। सो इसका मोलर मैस जिंक सल्फेट का 161 ग्राम हो गया। अगर आप 161 ग्राम आप डिसॉल्व करवा दें 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ओवरऑल जो सॉल्यूशन है आपका वो 1 लीटर होना चाहिए, और उसके अंदर जो सॉल्यूट का मैस है वो कितना होना चाहिए, 161
1 ग्राम होना चाहिए, देन दैट सोल्यूशन विल बी 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, राइट। ये क्लियर हो गई बात। सिमिलरली 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का क्या मतलब है कि कॉपर सल्फेट का आपने मोलर मैस कैलकुलेट कर लेना है, राइट। अब कॉपर का जैसे मैस होता है 63, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है 64, सो ये कितना बन जाएगा 159 ग्राम बन जाएगा। अगर आप 159 ग्राम को डिजॉल्व करवा दें 1 लीटर 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, मतलब जो ओवरऑल सोल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए 1 डीएम क्यूब होना चाहिए, और मैस सॉल्यूट का कितना होना चाहिए 159 ग्राम होना चाहिए, देन दैट सोल्यूशन विल बी 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। सो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जरा इसकी वर्किंग के ऊपर, अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब देखें यहां पर आपको एनोड नजर आ रहा है जिंक का, और वहां पर आपको कैथोड नजर आ रहा है कॉपर का। अब एनोड जो जिंक का है, अब जिंक की ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, राइट। सो यहां पर ये जो जिंक का एनोड यूज हो रहा है, जिंक यहां से क्या करेगा, यहां से उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Zn पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, राइट। अब गैल्वानिक सेल में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, राइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि इलेक्ट्रोड्स 2 तरह के होते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे हमने पढ़ा था प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स या कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, राइट, ठीक है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहां पर गैल्वानिक सेल में जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट। सो ये जो जिंक का एनोड है, ये इस पर जो मौजूद एटम्स हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और जिंक आयन में कन्वर्ट होकर किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। फिर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल करते हुए एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कहां पर आएंगे, कैथोड पर आएंगे, कॉपर कैथोड पर, राइट। सो यहां पर जो मौजूद होगा कॉपर आयन और सल्फेट आयन, ठीक है, क्योंकि हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। सो वो जो कॉपर आयन होगा वो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, वहां से ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इसी तरह इस पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे जैसे जिंक के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देंगे और जिंक आयन में कन्वर्ट होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे, तो ये जो एनोड है ये क्या होता जाएगा, ये खत्म होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, टूटता जाएगा, मींस, ठीक हो गया। इसी तरह जब इस इलेक्ट्रोलाइट में से ये जो कॉपर आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो यहां पर कॉपर की क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी उन कॉपर एटम्स की जो कि डिस्चार्ज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लेकर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब रहा क्वेश्चन ये कि यहां पर जिंक एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कहते हैं कि ये जो एनोड है ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पर बैटरी तो है नहीं। अगर बैटरी होती, जो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज करते हैं, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता बैटरी के, देन उस पर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कहते हैं कि जिंक का जो एनोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है। और हमें कैसे पता लगा ये एनोड है, मैंने अभी आपको बताया कि जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। सो यहां से इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको एनोड बोल रहे हैं, विच इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे होंगे, तो जो कॉपर के आयंस हैं ये अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ, राइट। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इन कॉपर आयंस की वजह से, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस वजह से हम इस कैथोड को, जो कि कॉपर का कैथोड है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज कैथोड है, राइट। अब जो मेन चीज है वो है आपका साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, अब इसकी मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसका काम।
पहली चीज तो ये कि ये कनेक्ट करता है टू हाफ सेल्स को। ये जो आपको हाफ सेल नजर आ रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकली। दूसरी चीज, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल्स। ठीक है, ये दो तरह से आप इसको इसका काम बता सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है दो हाफ सेल्स को, और इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू हाफ सेल्स। इस पॉइंट की तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि ये कनेक्ट कर रहा है, जैसे आपको नजर भी आ रहा है दोनों सेल्स में अटैच्ड है। ठीक है, अब इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू हाफ सेल्स, इसका क्या मतलब है? इसको मैं अगर आसान वर्डिंग में आपको समझाऊं, देखें हो क्या रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं और कैथोड में एंटर हो रहे हैं। इट मींस कि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और आपको यहां पर रीडिंग मिलती जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखें, अब अगर यहां पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जैसे जिंक के एटम्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं और जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पर जिंक आयंस बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, तब होगा क्या, वो तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जिंक पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके आयन पर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और जिंक के आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो आपका सेल काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखें, अगर जैसे कॉपर आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर आयंस जो है वो कमी हो रही है यहां पर। ठीक है, अब अगर कॉपर आयंस की कमी होती जाए देन सल्फेट आयन जो होंगे वो ज्यादा होते जाएंगे। राइट, जब सल्फेट आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो क्या वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आने देंगे? इधर नहीं आने देंगे, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, सो इस वजह से ये आसान वर्डिंग में आपको समझ आ गई होगी कि इस वजह से हम क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, साल्ट ब्रिज में आप कोई भी साल्ट यूज करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बेसिकली, ठीक है, होता है किसी भी साल्ट का। अब यहां पर आप यूज कर लें KCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या सोडियम क्लोराइड NaCl आप यूज कर लें, कोई भी साल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने यूज करना है। ठीक है, इसके यहां पर एंड पर एक ग्लास वूल या सिंपल कॉटन वूल होती है जो कि पोरस होती है, सुराखदार होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब यहां पर जिंक के आयन ज्यादा हो रहे हैं, देन पॉजिटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये क्लोराइड आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो एंटर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में टू न्यूट्रलाइज दीज जिंक पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ताकि जिंक के जो पॉजिटिव आयंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज ना हो। ठीक है, इसी तरह जब कॉपर के आयन डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये पोटेशियम का जो आयन है ये न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में एंटर हो जाएगा, को किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सल्फेट के आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, ताकि सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज ना हो। सो ये बेसिकली साल्ट ब्रिज का काम होता है। होपफुली अब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा रिएक्शंस की तरफ। एट एनोड एंड एट कैथोड, एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस क्या होते हैं। अब देखें, एनोड पर आपको अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एनोड हमारा किस चीज का है, जिंक का है,
अभी मैंने आपको बताया एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज होंगे। अब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ये क्या हो रही है, बेसिकली ऑक्सीडेशन अकर हो रही है। इसी तरह जब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जाएंगे, सो कॉपर आयन जो मौजूद होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा कॉपर मेटल में। ठीक है, सो यहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन अकर हो रही है। ठीक है, अब जब भी आपने इन सेल्स के ओवरऑल रिएक्शंस राइट करने होते हैं, तब आप क्या करते हैं, एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। मींस के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करनी है और राइट हैंड साइड में ऐड करनी है। सो ओवरऑल रिएक्शन आप देखें, अगर जिंक यहां पर है लेफ्ट साइड पे, जिंक यहां पर लेफ्ट साइड पे क्या है, कॉपर और 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखें, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर राइट साइड पर क्या है, कॉपर है। अब ये जो लेफ्ट साइड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट साइड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और तो कोई चीज सेम नहीं है लेफ्ट और राइट साइड पे। तो फाइनली आपका जो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका गैल्वानिक सेल का ओवरऑल रिएक्शन हो गया, राइट। अब ये जो आपके कार बैटरीज होती हैं, कैलकुलेटर में जो सेल्स होते हैं, या डिफरेंट टॉयज में जो आप सेल्स यूज करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। वो बेसिकली गैल्वानिक सेल्स होते हैं। ठीक है, गैल्वानिक सेल के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि गैल्वानिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, राइट। सो उम्मीद है अब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है, देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।